देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मालिक मालिक, जमींदार लोग एक साथ इधर आ रहे हैं, साथ में शास्त्री महाशय भी हैं। अघोर शास्त्री महाशय इनके साथ? आपसे मैंने कहा था ना दास महाशय, वो घाट बनवा के आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है। आप लोग हमारी छाती पे बैठकर अपना शक्ति प्रदर्शन करोगे और हम लोग चुपचाप चूहे की तरह बिल में छिप जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा दास महाशय। रानी के ससुर जी को उस जमींदार के लोगों ने घेर लिया है। हाँ, क्या? कहाँ पर? उस घाट के किनारे पर। और पता है, आज वहाँ न्याय रत्न पंडित जी का भी फैसला होगा कि उन्होंने नीची जात की लड़की का बनाया हुआ घाट गांव के सभी लोगों के लिए कैसे खुला कर दिया। अब क्या होगा रानी, बता दो। जीजा जी भी यहाँ नहीं है, अब ये सब कौन संभालेगा, बता दो रानी। अरे रानी, तू कहाँ जा रही है? अरे वहाँ पर मत जा। अरे मैं तुम्हें पूछता हूँ भास्कर न्याय रत्न, किसकी बुद्धि से तुमने एक नीची जात की परिवार की बहू को घाट बनवाने दिया? और वो घाट बना ब्राह्मण जमींदार की जमीन पर। वाह 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 वाह! जो ब्राह्मण जमींदार समाज किसी उत्सव में तुम्हें दान भिजवाते हैं, उनके जमीन पर बिना उनके अनुमति से घाट बनवाया गया और तुमने उसका समर्थन किया। और सिर्फ समर्थन नहीं, इस घाट के उद्घाटन की पूजा भी तुम ही ने की है। तुम जैसे ब्राह्मणों की वजह से हिंदू धर्म का सत्यानाश होने वाला है। जात पात छूत अछूत सारी प्रथा मिट जाएगी। इसका फैसला करने के लिए आप जैसे एक ब्राह्मण शिरोमणि को यहां बुला के लाया गया है शास्त्री महाशय। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भास्कर न्याय रत्न। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? पता है पूजनीय अघोर शास्त्री महाशय, मैं समाज से निकाल दिया जाऊं और ये भी कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो मैं रानी के शरण में ही जाऊं। पंडित जी आप चुप हो जाइए, सच में आपकी बुद्धि का नाश हो चुका है। आप एक ईमानदार ब्राह्मण होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पछतावा भी नहीं हो रहा है, क्यों? अघोर शास्त्री के मुंह पर तुमने इतनी बड़ी बात कह दी भास्कर। तुम्हारा साहस और बहादुरी देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। सच बात कहने में मैं कभी डरता नहीं हूं। जमींदार महाशय, आप सच को स्वीकार तो कर पाएंगे ना? सच? कौन सा सच? ये सच कठिन है लेकिन वास्तव है, जिसके वजह से इतना अनर्थ हो रहा है। इतना घुमा फिरा के बताने से अच्छा है थोड़ा खुल के बताइए। सच तो यह है कि सालों से इस गांव के लोग एक घाट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी में थे। एक युग पहले बनाया गया कच्चा घाट गंगा में तो पहले से ही समाया गया है, लेकिन प्रजा के प्रति इस जमींदार को कुछ भी कर्तव्य नहीं है। एक घाट के लिए गांव के लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है, जहां जाके श्राद्ध, शांति और अन्य घाट के काम किए जा सकते हैं। जमींदार से दान मिलने से सच को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और उस निचली जात की लड़की ने अपना सब कुछ देकर लोगों के कल्याण के लिए ये घाट यहां बनवाया है। उस निचली जात की बहू के अंदर देवी मां विराजमान है। मैंने खुद उन्हें आंखों से देखा है। शक्ति रूपेण
समझ खो चुके हो भास्कर। सर झुका रहे हो उस निचली जात की बहू के आगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भास्कर। तुम्हारा सारा पांडित्य बर्बाद हो चुका है उस लड़की के कुप्रभाव से। छी भास्कर छी। इस गांव के ब्राह्मण लोग जो तुम्हें शिरोमणि मानते हैं वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। देखिए शास्त्री महाशय, देखिए अच्छी तरह से देखिए वो पत्थर की पट्टी को। हमारी जमीन में बाबू राजचंद्र दास के नाम की पट्टी, ब्राह्मण की जमीन पर छोटे जात के नाम की पट्टी। इससे तो ये साफ हो जाता है कि दास वंश हमारी जमीन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इसका उपाय कीजिए शास्त्री महाशय। उपाय मैं करूंगा। भास्कर न्याय रत्न, तुम ब्राह्मणों के विरुद्ध निचली जात के लोगों के साथ खड़े हुए हो। मैं अघोर शास्त्री हूं। मैं तुम्हें ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत करता हूं। और मैं राय देता हूं कि इस घाट का कोई उपयोग नहीं करेगा। जो करेगा उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। तोड़ो, तोड़ दो इस पत्थर की पट्टी को, टुकड़े टुकड़े कर दो इस घाट के। गंगा के पानी में बहा दो इस पट्टी को। नहीं, नहीं, मैं इस घाट को किसी भी हाल में नहीं टूटने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। पंडित जी, आप समझाइए ना। घाट की कमी से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों को तकलीफ हुई है। नदी में पानी होने के बावजूद गांव में पानी की कमी है। फिर भी इस घाट का उपयोग सब क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताइए? लोगों की जान से ज्यादा आपको जात पात की पड़ी है ना। ये घाट मेरी माँ की इच्छा से बना है और मैं ये घाट किसी भी हालत में नहीं टूटने दूंगी, कभी भी नहीं। क्यों आप लोग गांव के लोगों के बारे में ना सोचकर ऐसी जिद कर रहे हैं? क्यों ऐसी जिद कर रहे हैं? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ इस नदी के पानी का उपयोग करना चाहते हैं और इसके लिए हमें घाट चाहिए और कुछ नहीं। गांव के लोग आपकी जमीन बिल्कुल भी हड़पना नहीं चाहते हैं। छोटी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ छोटी बहू। एक लड़की का इतना बड़ा साहस, इतने लोगों के सामने इस तरह बाहर निकलती है घर की बहू। आपका ये बढ़ावा समाज मानेगा नहीं दास महाशय। और ये लड़की एक के बाद एक अनर्थ किए जा रही है और आप उसे बढ़ावा दिए जा रहे हैं। ऐसी बात मत करो रानी, इधर आओ। रानी वहाँ खड़ी मत रहे, रानी इधर चलिए। एक लड़की होकर दूसरों की जमीनें हड़प रही है। इतना साहस
इतना पाप, इतना अनाचार मैं सहन नहीं करूंगा। किसी ने कोई दखलंदाजी नहीं की है, कोई दखलंदाजी नहीं की है। घाट बना है नदी के किनारे पर, पानी के किनारे पर। गंगा की मिट्टी से किनारा बना हुआ था और उस किनारे पर बहुत फिसलन थी। तो फिर कैसा पाप, कैसा अन्याय हुआ है, बताइए कैसा अन्याय हुआ है? नदी का पानी और घाट प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन पर किसी का अधिकार नहीं होता है, किसी का अधिकार नहीं है। ये घाट की जमीन इस जमींदार की नहीं है, प्रकृति की देन है, माँ गंगा की कृपा है। ऊपर की जमीन जमींदार की है, लेकिन घाट की नहीं। उठो छोटी बहू, उठो। मैं वादा करता हूं, ये घाट यहीं रहेगा। कौन लोग इस घाट का उपयोग करेंगे मुझे पता नहीं, और इस विषय में मुझे कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इस घाट को बचाने के लिए मैं बड़े साहब तक जाऊंगा। जमींदार का कर्तव्य होता है प्रजा के सुख, दुख और परेशानी का ध्यान रखना। लेकिन इसके बदले अगर जमींदार प्रजा के कल्याण के काम में अगर रुकावट पैदा करे तो सरकार और बड़े साहब को तो बताना ही पड़ेगा। मुझे पक्का विश्वास है वो लोग इसका हल निकालेंगे। उनको ये बात समझाने की क्षमता इस पृथ्वीराम दास में जरूर है। तू इस गांव की है, यहां पर्दा किस लिए? यहां कोई तेरे लिए दूसरा पुरुष नहीं। तूने गांव के लोगों के कल्याण के लिए यह काम किया है, तो रोने की क्या जरूरत है? आज गांव के सारे लोग सबके सामने ये बात बता दे कि वो लोग इस घाट का उपयोग करेंगे या नहीं। हाँ हाँ करेंगे, हम इस घाट का उपयोग करेंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। न्यायरत्न पंडित जी, आप गांव के मुखिया हैं। आपको कौन सा समाज कहां से बहिष्कार करता है हमें पता नहीं, लेकिन इस गांव में मैं रहता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। आप ही हमारे लिए सब कुछ है, आपकी ही राय मान के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अब इस घाट में सबके कल्याण के लिए गंगा के पानी में हम दिया बहाएंगे। इस घाट पर अब गंगा मां की पूजा होगी। बंदूक लठैतों से अगर रोकना है तो रोको, नहीं तो हमारे खून से रंग जाएगी ये गंगा। लेकिन गंगा का उत्सव यही होगा।
मेरी घर गृहस्थी धीरे धीरे टूटने लगी है। खाली खाली सा होता जा रहा है सब। रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए मेरी घर गृहस्थी की। किसी की बुरी नजर ना पड़े मेरी घर गृहस्थी पर। सबका मंगल कीजिए माँ, सबको खुश रखिए। मेरी गृहस्थी में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे। आप ध्यान रखना माँ, आप ध्यान रखना। छोटी बहू, आओ छोटी बहू, आओ मेरी माँ लक्ष्मी, आओ आओ, अंदर आओ छोटी बहू, अंदर आओ। अच्छा, आप आज छोटी बहू को लेके आने वाले हैं, ये बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं। तो ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कर रही हूँ। अरे सुबाला, मुक्ता, कहाँ चले गए सब लोग? अरे रे बस, सुबाला, बस, बेटा, जनार्दन तुम्हारा मंगल करे, मंगल करे। तो चंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, वो आया नहीं क्या? माँ जी, चंदर तो हाल ही शहर में तालुका प्रदर्शन के लिए गया है। वापस लौटने के बाद तो कई बातें सुन रही हूँ बेटा। कोई बता नहीं पा रहा कि चंदर कब वापस आएगा। घर में जिसकी ऐसी पत्नी हो, वो क्यों घर से बाहर जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बड़ी बहू, तुम छोटी बहू को उसके कमरे में ले जाओ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बस छोटी बहू, बस, और प्रणाम करने की जरूरत नहीं, बहुत हो चुका है। चंदर घर की तरफ अपना रुख करे, इसीलिए उसकी शादी करवाई थी 3 बार के लिए। अभी तो देखा जाए तो सब बेकार हो गया। छोटी बहू, मछली चाची माँ और छोटी चाची माँ को प्रणाम करके अपने कमरे में चल, बहुत थक गई होगी ना। बस बस बस, आशीर्वाद देती हूँ, सदा सुहागन रहो, बहुत जल्दी तुम्हारी गोद भर जाए। बस बस छोटी बहू, बस, अभी थोड़ा घर गृहस्थी में ध्यान दो। चंदर को घर में मन क्यों नहीं लगता है? बुरा मत मानना, जिसकी पत्नी घर के बाहर रहे, उसका मन घर में कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना। चंदर हमारी सोने जैसी बहू को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएगा। वो तो तुम्हें राजरानी बना के रखेगा। ये क्या है? तुम्हारे सारे गहने कहाँ गए? शरीर तो गहनों से भरा था। सारे गहने तो उतार कर रखे हैं ना छोटी बहू। चल चल, अभी कमरे में चल। मछली चाची, अगर आप अनुमति दें तो बहुत दूर से आई है ना। हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। ले जाओ। चलो बहू। चंदर घर की तरफ अपना रुख करे, इसीलिए उसकी शादी करवाई थी 3 बार के लिए। अभी तो देखा जाए तो सब बेकार हो गया। कुछ बेकार नहीं गया माया, कुछ भी बेकार नहीं गया। अगर मैं खुद वहां नहीं जाता तो छोटी बहू ने क्या किया वो देख नहीं पाता। तुम सोच सकती हो माया, एक अकेली लड़की जमींदार के विरुद्ध जाकर खड़ी हो गई और ये देखकर सारे गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं? छोटी बहू जमींदारों के विरुद्ध खड़ी हो गई? और क्या कह रहा हूँ मैं? सिर्फ इतना ही नहीं, जो भास्कर न्याय रत्न किसी और के साथ हमारी छोटी बहू की शादी कराना चाहता था, वो भी छोटी बहू का समर्थन करते हुए अघोर शास्त्री के विरुद्ध खड़ा हो गया। मुझे तो आश्चर्य हो गया। चाहे आप जो भी कहें, अभी तो छोटी बहू को हमें रोकना ही पड़ेगा। वो घर की छोटी बहू है, माँ लक्ष्मी है। ऐसे अचानक इधर उधर सबके सामने उसे जाना नहीं चाहिए। इस तरह से
ब्राह्मणों के साथ बहस करना, नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल सही नहीं, ये सही नहीं है। इसके अलावा मेरी माँ भी यहाँ है। आप सोचिए तो, अगर ये बात माँ को पता चल जाए। बताना मत, बताना मत। वो तो आसपास ही है, जरूर सुन लेंगे। अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ माया, मैं छोटी बहू का साहस, उसकी बुद्धि, ये सब देखकर मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं माया। अच्छा, छोटी बहू के अंदर तर्क, खूब सारा साहस और बुद्धि, इन सब से आखिर क्या होगा बताइए? वाह रे, उसे चंदर के साथ जीवन में खड़ा नहीं होना है। एक आदर्श जीवन साथी जो चंदर के पास रहेगी, उसे मुसीबत में अपने बुद्धि से बचाएगी, ठीक जैसे तुम मेरे साथ रहती हो। माया, माया, मुझे दिखाई दे रहा है कि छोटी बहू धीरे धीरे तुम्हारे बाद इस घर गृहस्थी की बागडोर संभालेगी। तुम देखना माया, अगर चंदर चाहे ना तो छोटी बहू व्यापार में भी सहायता करेगी। रहने दो प्रीतराम, रहने दो। उस छोटी बहू को इतना सर पे मत चढ़ाओ। छोटी बहू के जिस गुण के बारे में बता रहे हो ना, इस समाज में उस गुण वाली लड़कियों को आवारा कहते हैं। घर गृहस्थी में पत्नियों की जगह पति के साथ नहीं है, उनके चरणों में है। पति पत्नियों की सेवा जतन चाहते हैं, व्यापारिक सलाह नहीं। अरे बाबा, सलाह देने के लिए तो लोग हैं ही। ये जो जोगी है, जोगी अभी भी तुम्हारी दासी है प्रीतराम, तुम्हारे कहने पर चलती है। ये तुम्हारी छोटी बहू के जैसे अपनी इच्छा से नहीं चलती। रहने दीजिए माँ, अभी ये सब बातें रहने दीजिए आप। ये बस अभी अभी घर वापस आए हैं, अभी से आप। देख चुगी, जब बात निकली है तो मैं बता देती हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है चंदर का मन उसकी पत्नी से उचट गया है, लेकिन वो शर्म से कुछ कह नहीं पा रहा। अरे अपनी पसंद से शादी की थी ना, मैंने तो पहले ही कहा था वो छोटी बहू घर गृहस्थी संभालने लायक नहीं। अभी देखो चंदर की हालत। वो लड़का घर छोड़ के कहाँ है ये तो सिर्फ जनार्दन ही जानते हैं। रोले बहू रोले, रो के अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? अगर उन पर से काला जादू का असर हट गया है तो उन्होंने मुझे त्याग क्यों दिया? क्या वो तुझे त्याग देंगे? ये बात तूने सोची भी कैसे? असल में वो तालुका में जाके मुंह छुपा के बैठे हैं, तेरे सामने नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनका वो काला पहाड़ गुरु राम मोहन राय, उन्होंने बताया कि ये सब कुछ मन का भ्रम है, वो संस्कार है, और जब कमजोर मन मंत्र तंत्र पर विश्वास करता है तभी ये सब हावी होता है। जाके देख, यही सब वो सोच रहा है। क्या वो इन सब चीजों पर विश्वास करता है? इसलिए वो मुंह छुपा कर बैठा है। आपको ये कैसे पता?
किसी को नहीं बताएगी ना? मैंने उसे पत्र लिखा था। पत्र? पत्र किसने लिखा आपको? अरे हमारे वो रोज पूजा करने वाले पंडित जी है ना, उनका बेटा, वो 12 साल का है। मैं उसे माधव पंडित जी बुलाती हूँ, उसी ने लिख के दिया था और देवर जी ने जवाब भी भिजवाया था। उनका पत्र पुत्तू छुपा कर लाई थी। ये बात घर में किसी को भी नहीं पता है और देवर जी ने उस पत्र में अपने मन की सारी बातें लिखी है। उसने तुम्हारे बारे में भी लिखा है। कहा है मेरी रानी का ख्याल रखना भाभी। उसे बोला मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उसके सामने जाकर खड़े होने का साहस मुझ में नहीं। मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नियों को पीटते हैं और आपने तो कभी ऐसा नहीं किया है। उल्टा आपने तो मुझे सर पर बिठा कर रखा है, सर पर बिठा कर रखा है। थोड़ी सी भूल हो गई आपसे, वो भी आपकी कोई भूल नहीं थी, आपकी कोई भूल नहीं थी। आप क्यों ऐसे पछता रहे हैं? बताइए मुझे, क्यों ऐसे पछता रहे हैं? आप क्यों पछता रहे हैं? जी, ऐसे ही इंसान है। वो हमेशा से ही औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। छोटी ननद जी को ये सब पता है, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया पता नहीं। अच्छा दीदी, छोटी ननद जी तो दिखाई नहीं दे रही है। आपने किसी को कुछ बताया तो नहीं? मैं किसी को कुछ बताने से पहले ही छोटी ननद जी और दामाद जी इस घर को छोड़ के चले गए हैं और माँ जी ने भी कसम देकर मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लिया है। मैं क्या करती बता? देखना 2 दिन बाद सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये सब के बारे में मत सोचना ये सब। अच्छा सुन, तेरे मायके में घाट बनवाने को लेकर तूने हंगामा किया है, सुना है? क्या किया है जरा बता तो। मेरे देवर जी को ऐसी साहसी पत्नी कहाँ से मिली क्या पता। नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। शास्त्री महाशय, ब्राह्मण समाज का ये अपमान ब्राह्मण हत्या के समान पाप है। और कितने दिन ब्राह्मण समाज ये सब मुंह बंद करके सहता रहेगा? सहन नहीं करेंगे सदानंद, मुझे जरा सोचने दे। सोचिए, जल्दी सोचिए, लेकिन देखना सोचने में ज्यादा देरी ना हो। वो नीची जात की बहू मेरे विरुद्ध, हम सब के विरुद्ध अकेले खड़ी हो गई। ये ब्राह्मण समाज का अपमान है। आप लोग क्यों गांव वालों के बारे में ना सोचकर जिद कर रहे हैं? बताइए, क्यों जिद कर रहे हैं आप लोग? हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ इस नदी के पानी का उपयोग करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही चाहते हैं हम। और उसके लिए चाहिए एक घाट, और कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त सारे गांव के लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया। ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? कभी नहीं, सहन नहीं किया जा सकता है। उस नीची जात की बहू के बनवाए हुए घाट में सारा ब्राह्मण समाज स्नान करेगा, वो भी उस घाट पर जो हमारी जमींदारी की मिट्टी पर है। आप कुछ कीजिए शास्त्री महाशय, कुछ बोलिए। भास्कर न्यायरत्न शायद भ्रष्ट होने की कगार पर है, इसीलिए उसने ऐसे काम का समर्थन किया है। षड्यंत्र,
हाँ, षड्यंत्र सब पहले से ही योजना बनाई गई थी, लेकिन उनको पता नहीं है। पूरा गांव मैं जला के रख दूंगा। हाँ, जला दूंगा। अब देखता हूँ मेरे विरुद्ध कौन खड़ा होता है। सही कह रहे हैं मालिक, जला दीजिए पूरे गांव को। उनका साहस जला दीजिए। उस आग के चारों तरफ हम लोग उत्सव मनाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मालिक, गांव के लोगों को जलाने से क्या होगा? उनको जिसने उकसाया है वो तो कोलकाता चली गई है। उन सब में असली अपराधी तो वो महिला खुद है। मुनीम ने सही कहा है सदानंद, असली अपराधी है दास वंश की वो बहू। कभी वो बलिदानों को रोक रही है, कभी वो चिता से सती को उतार के ले जा रही, और कभी ब्राह्मणों को नीच अधिकार उनकी जमीन पर घाट बनवा रही। उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भूल कर रहे हैं शास्त्री महाशय, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो ससुर अपनी छोटी बहू का इतना समर्थन करता है, बढ़ावा देता है, वो बहू तो सबके सर पर नाचेगी ही ना, हमारे विरुद्ध खड़ी होगी। प्रीतराम दास हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात भूलना मत भाई। क्या आज रात को ही काम निपटा देते हैं फिर? बेले घाट के दास के गोदाम में सुना है नया माल आया है मालिक। उनका अहंकार एक बार में कुचल दो, बस एक बार आप अनुमति दे दो। ये काम उस 10 आने 6 आने के जमींदारों का ही है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। एक गोदाम में आग लगवा के हमें डराना चाहते हैं। शांत हो जाइए नाना जी, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये काम बारूद ने ही किया है। आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं और कुछ नहीं। अंदाज नहीं राधाकांत, तजुर्बा। हमारा तजुर्बा ये कहता है कि ये काम 10 आने 6 आने के जमींदारों का नहीं। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उनके हाथ में बहुत क्षमता है। राधाकांत, बाकियों का नहीं पता, लेकिन तुम तो जानते ही हो इस प्रीतराम दास की क्षमता कम नहीं है। कैसी क्षमता प्रीतराम? जो चोरों की तरह चुपके से आग लगाते हैं वो सब घृणा के पात्र हैं। अगर क्षमता है तो आमने सामने आकर टक्कर दें। आप शांत हो जाइए नाना जी, मैं आप लोगों के अनुरोध से यहाँ आया हूँ अशांति मिटाने के लिए। अगर आप लोग इतना गुस्सा करेंगे तो शांति कैसे आएगी बताइए? अशांति हम लोग भी नहीं चाहते राधाकांत, हम लोग भी नहीं चाहते, और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। शांति चाहता हूँ इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो एक गोदाम के जलने से इस प्रीतराम दास को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं प्रीतराम, नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ प्रीतराम। शांति के लिए अगर हम चुप रहें तो वो लोग सोचेंगे कि हम लोग डर गए हैं। हम दास लोग किसी से डरते नहीं हैं, ये उन्हें समझना पड़ेगा। शांत हो जाइए नाना जी। मामा जी, अच्छी तरह से सोच कर देखिए, बार बार ब्राह्मण समाज के साथ विवाद में फंसना क्या हमारे लिए ये सही है? बारूद जी लोग सिर्फ जमींदार ही नहीं है, वो लोग कुलीन ब्राह्मण हैं। अघोर शास्त्री महाशय भी उनके साथ हैं।
इसका मतलब आप लोगों की ही मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारा ब्राह्मण समाज आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। इसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? नहीं नाना जी, मैं तो सिर्फ जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पूरा ब्राह्मण समाज आपके खिलाफ जा रहा है, उसका तो मुझे सिर्फ एक ही कारण दिख रहा है। माफ कीजिए, आप लोगों की व्यक्तिगत और पारिवारिक विषय की बात करने जा रहा हूं। लेकिन ये बात भी सही है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय नवकृष्ण देव बहादुर आप लोगों के बारे में इतनी बातचीत करते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं घर का ही हूँ। हम लोग भी तुम्हें अपने निकट समान ही मानते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि राजचंद्र को बोलिए कि वो अपनी पत्नी को समझाए। उसकी पत्नी समाज के कोई भी रीति रिवाज नहीं मानती। वो हर रोज ब्राह्मणों के बनाए हुए नीति नियमों को तोड़ रही है। मैंने तो सुना है कि हाल ही शहर में जाके उसने बारूदियों के खिलाफ शस्त्र उठाए थे। तोड़ दिए हैं घाट बनवाने के सारे नियम उसने। एक औरत हमारे सामने इतनी हिम्मत करे, क्या ये सही है? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ प्रीतराम? तुमने तो मुझे ये सब बताया नहीं। छोटी बहू ने इतनी बड़ी करतूत की है। ससुर महाशय, छोटी बहू ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने सिर्फ साधारण प्रजा के लिए एक घाट बना के दिया है। उस नदी में बह के बहुत से लोग मर रहे थे, डूब रहे थे। छोटी बहू ने साधारण प्रजा के अनुरोध से वहाँ एक घाट बनवाया है। ये सब इतना भी आसान नहीं है मामा जी। नहीं राधाकांत, सच में ये आसान नहीं था। उन बारूदियों का घमंड बहुत बड़ा है। वो लोग मुझे भी अस्त्र दिखाकर कैद करना चाहते थे। चुपचाप मैंने उनका ये व्यवहार सहन किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सारी शिकायतें मेरी छोटी बहू के विरुद्ध ही है ना? उसने क्यों उस 10 आने 6 आने के जमींदारों की बात न सुनकर पक्का घाट बनाया है ना? मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ, उसे यहाँ आने दो। पर्दे के पीछे से तुम उसके मुंह से प्रत्यक्ष सुनो कि उसने ये काम क्यों किया है। ए, मालकिन को जाके बताओ छोटी बहू को यहाँ लेकर आए। मालकिन, मालकिन, ओ मालकिन, मालिक छोटी बहू को बैठक के कमरे में बुला रहे हैं। कहा है कि आप उसको साथ में वहाँ लेकर जाएं। मालिक छोटी बहू को बैठक के कमरे में बुला रहे हैं? क्यों, बता दो। फिर से कुछ हुआ है क्या? ये तो मुझे पता नहीं है मालकिन। मैं तो अंदर नहीं गई थी ना। लेकिन मालिक की आवाज से ऐसा लग रहा था वो गुस्से में है। अच्छा ठीक है, तू छोटी बहू को यहाँ पर भेज दे, मेरे कमरे में। जा। क्या हुआ है फिर से? मालिक छोटी बहू को बैठक के कमरे में क्यों बुला रहे हैं? कोई आया है क्या वहां पर? नहीं तो वो खुद एक बार अंदर आ सकते थे। माँ, मुझे बुलाया आपने? हाँ छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें अभी बैठक के कमरे में बुलाया है। तुम्हें वहां अभी जाना पड़ेगा छोटी बहू। चलो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, आओ। आओ छोटी बहू, आओ। छोटी बहू, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि राधाकांत देव बहादुर जानना चाहते हैं कि क्यों तुमने उन जमींदारों के विरुद्ध जाकर घाट बनाया है। डरो मत छोटी बहू, बिना संकोच के बोलो। किस परिस्थिति में तुमने ये काम किया है, बोलो। प्रजा ने कैसे तुम्हारे पास आकर गुहार लगाई, कितने लोगों की वहां जान चली गई, सब कुछ खुलकर बोलो।
इतनी मामूली बात को लेकर इतना विवाद पिताजी। हम लोग छोटी जात के हैं इसीलिए। माँ गंगा के लिए तो सब बराबर हैं। वहाँ ऊंची जात, नीची जात, धनी लोग, गरीब लोग सब स्नान करके अपना पाप कम करते हैं। माँ गंगा तो जात का कोई अंतर नहीं करती। तो फिर माँ गंगा पर तैयार किया हुआ घाट का अंतर किया जाना चाहिए क्या? कि वो घाट ऊंची जात के किसी ने बनवाया है या नीची जात के किसी ने बनवाया है, इससे क्या फर्क पड़ता है पिताजी? सही कहा छोटी बहू।